हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो फाइनली हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक आप लोगों को हेल्प करेगा आपके जीटीओ में। जब आपको देना होता है लेक्चरेट, जब आपको लेना होता है किसी टॉपिक के ऊपर अच्छे से बोलना होता है ना, तो वहां पर हेल्प करेगा। इवन ये टॉपिक आप लोगों को हेल्प करेगा सीएपीएफ में भी, अगर आप लोग वहां पे कर रहे हो ऐसे राइटिंग। तो ध्यान रखना, सीएपीएफ के साथ साथ ये आपको हेल्प करेगा जीटीओ में भी, जब आपको लेक्चरेट देना होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टॉपिक कौन सा हमारा? क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। आखिर ये किस तरीके से हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग जो समस्या है, जो तस्करी है, ये आखिर हमारे लिए किस तरह से खतरा है, हमारे देश के लिए किस तरह से खतरा है, हमारे देश की सिक्योरिटी को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। इस पूरे टॉपिक को डिटेल में जानेंगे। आप अगर ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को आप लोग एड्रेस करोगे। अगर आप लेक्चरेट में खड़े हो तो कौन कौन से पॉइंट्स को आप वहां पे बोल सकते हो, अपनी बात को वैलिडेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेंगी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जुड़े रहिए एंड फाइनली देखते हैं इस टॉपिक के बारे में क्या क्या हमारे पास चीजें हैं। सबसे पहली चीज, जब आप ऐसे लिख रहे हो या फिर जब आप एड्रेस कर रहे हो इस टॉपिक को, शुरुआत में क्या बताओगे? आप इंट्रोडक्शन बताओगे। तो इंट्रोडक्शन में आप कौन कौन सी बातें बोलोगे कि हाँ, क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग है ये एक इलीगल प्रैक्टिस है, और इस इलीगल प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे देश का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा रही है। आप सोचिए, एक ड्रग्स में जो व्यक्ति पूरी तरह से डूब चुका है, उसे नहीं पता होता कि अगली बार उसे ड्रग्स के लिए क्या करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो वो क्राइम की तरफ जाता है, और जब क्राइम की तरफ जाता है तो हमको कहीं ना कहीं सोसाइटी में प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। आप सही और गलत का अंतर करना क्या करते हो? भूल जाते हो। दूसरी चीज, इसी क्रॉस बॉर्डर की वजह से, इसी स्मगलिंग की वजह से हमको कई बार देखने को मिलता है जाली करेंसी। और इसी जाली करेंसी, इसी करेंसी को, ये जो हमारे पास आ रही थी फेक करेंसी, इसी को तो कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए हम लोग एक मतलब ये भी एक पॉइंट है किसका? डिमोनेटाइजेशन का, कि एटलीस्ट ये जो पैसा आ रहा है दूसरे देशों से इंडिया में, जो नकली करेंसी हमारे पास बन के आ रही है, एटलीस्ट ये तो खत्म हो जाएगी। और उसका एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हमको दिखा भी, हाँ, कि इसका एक पॉजिटिव असर दिखा हमको, ग्राउंड पर हमको दिखा, तो हमको ये भी पता चलता है ना। तो जब आप इस चीज को एड्रेस करोगे तो आप बताओगे कि हाँ भाई, क्रॉस बॉर्डर से आने वाले सामान, आर्म्स, नारकोटिक जो ड्रग्स होते हैं वो, बाहर से आने वाली जो करेंसी होती हैं वो, ये सब क्या करती है? कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इंपैक्ट डालती है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है उनके अगेंस्ट होती है, और हमें इसके लिए एक अच्छा, एक सही लॉ की भी जरूरत पड़ती है। एक ऐसे लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी जो कि इसको क्या कर सके? मजबूत कर सके, इसे प्रॉपरली रोक सके। मजबूत करना मतलब अपनी सीमाओं को मजबूत करना, ठीक है। फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आखिर ये ग्लोबल इश्यू जो है ये कहीं ना कहीं एक नेशनल सिक्योरिटी का कारण बनता है, ठीक है। हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करता है? कमजोर करता है। हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करता है? कमजोर करता है। साथ ही साथ हमारी सोसाइटी को भी, हमारे समाज को क्या करता है? कहीं ना कहीं अपाहिज बनाने का काम करता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने पंजाब है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने वेस्ट बंगाल है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। फिर अगर हम लोग बात करें आखिर ये हो क्यों रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, तो देखो कहीं ना कहीं हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो क्या है? काफी ज्यादा कमजोर है। हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो क्या है? काफी ज्यादा कमजोर है। और ये इसी का फायदा कहीं ना कहीं जितने भी इस तरह के ग्रुप्स होते हैं वो उठाते हैं। अब जैसे कि रिसेंटली पुणे में कुछ बांग्लादेश के लोग पकड़े गए, उनको जेल हो गई कि भाई आप गलत आईडीज, मतलब कि नकली आईडी बनाकर भारत में रह रहे थे। उनको 8 से 10 महीने की जेल होगी। 8 से 10 महीने के बाद वो जेल से बाहर निकलेंगे और वो पूर्ण रूप से भारत में रहना शुरू कर देंगे। भाई लीगली उनको कहीं ना कहीं आपने क्या किया? जेल में डालकर फिर बाहर निकाला। सीधे सी तौर पर क्या होना चाहिए कि इनको तुरंत ही देश से बाहर किया जाए। आप देश की जेल में भी अगर ऐसे लोगों को रख रहे हैं जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लोग देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बर्डन ही तो हैं। भाई जेल जो चल रही है, जितने भी सुधार गृह चल रहे हैं, ये सभी की सभी जेल या सुधार गृह, प्रिजन जो है, ये कहीं ना कहीं आपके और हमारे टैक्सेस की वजह से चल रहे हैं। बात समझ में आई? और देश की कहीं ना कहीं सोवर्जिनिटी को भी क्या है? ये बहुत बड़ा खतरा है।
आप कहोगे सर सोवर्जिनिटी को किस तरह से खतरा है? मैक्सिमम टाइम पर हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या फिर हमारी जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया कि जब भी इंडिया में कम्युनल वायलेंस हो रहा है, जब भी इंडिया में कम्युनल वायलेंस हो रहा है, उसमें मैक्सिमम टाइम पर बाहर से आए हुए लोगों का हाथ माना जाता है, बाहर से आए हुए लोग उसमें लिप्त पाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ध्यान रखना, सोवर्जिनिटी ऑफ स्टेट को नुकसान पहुंचाने का काम करता है कहीं ना कहीं। भाई सीधी सी बात है, बाहर से आए हुए व्यक्ति आपके समाज, आपकी संस्कृति को नहीं जानता, वो तो अपने हिसाब से रहने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या करता है, डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम करता है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह से पंपिंग करने का काम करता है, किसको, क्राइम को, टेररिज्म को। भाई सीधी सी बात है, बाहर से आए हुआ गलत तरीके का से पैसा, बाहर से आए हुए जो आर्म्स हैं, वो कहीं ना कहीं जब लोगों के हाथ में पहुंचते हैं तो लोग क्या करते हैं, उससे गलत एक्शंस करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए क्या है, खतरा पैदा कर देती हैं, हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर क्या करती हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब ये सब चीजें हो क्यों रही है, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक अच्छा हाई क्वालिटी ऑफ सर्वेलेंस हमारे देश में नहीं है। बॉर्डर्स पे जिस तरीके का सर्वेलेंस होना चाहिए था, उस तरीके का सर्वेलेंस हमारे बॉर्डर्स पर नहीं है, जिसकी वजह से हमको ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ पर जुड़ी हुई हैं और किस तरीके से किस किस देश के साथ हम लोग बॉर्डर अपना साझा करते हैं। आप सबसे आसान देखते हैं, लक्षद्वीप के नीचे की तरफ हमारे मालदीव आता है, तो मालदीव के साथ हमारी ऐसी कोई समस्याएं नहीं है। ठीक है, जो भी समस्याएं थी वो एक अलग समस्याएं थी, वो आज के टाइम पर समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, मोइज्जू को भी समझ में आ गया है कि इंडिया के साथ मौज नहीं लेनी। ठीक, फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर श्रीलंका को लेकर। जब श्रीलंका को लेकर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो हमको एक चीज़ और पता चलती है। क्या पता चलता है कि श्रीलंका के साथ भी हमारा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें से इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई या फिर चंदन की लकड़ी से जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी चीज़ों की स्मगलिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, पर बहुत बड़े लेवल पर हमको यहाँ पे परेशानी नहीं होती। और मूल रूप से यहाँ पर जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो वो इन सब चीज़ों को आराम से रोक लेता है। बट हाँ, कई बार मछुआरों को यहाँ पर दिक्कत होती है, जो भारतीय मछुआरे होते हैं या जो श्रीलंका के लोग होते हैं, उनकी आपस में कई बार क्या झड़प हो जाती है, जो कि हमको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे लॉन्गेस्ट बॉर्डर के साथ आती है। किसके साथ आती है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर के साथ आती है। और हम लोग बात करें किसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में। आज के टाइम पर बांग्लादेश चर्चा में है और वहां से पैदा होने वाली, भारतीय सीमाओं में पैदा होने वाली समस्याएं भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो इसीलिए हमको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से पता होना चाहिए। बांग्लादेश के साथ अगर हम लोग बात करेंगे, वेस्ट बंगाल हमारा, मेघालय, असम, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ये लोग क्या करते हैं, बॉर्डर साझा करते हैं, अपना बॉर्डर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और इन स्टेट्स में लगातार ये प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमको देखने को, चाहे वो इंसर्जेंसी हो, चाहे वो कुछ इलीगल वस्तुएं हो, सामान हो, या फिर अगर देखा जाए तो कई ऐसी वस्तुएं जैसे कि गोल्ड है, वो यहाँ पर इलीगली लाया जाता है इंडिया में। अगर ऐसा होगा तो 100% है, इंडिया की इकोनॉमी को इससे क्या होगा, नुकसान होगा। भाई होगा ना नुकसान, सीधी सी बात है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस तरफ आता है हमारा म्यांमार। म्यांमार अगर हम लोग देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अगर हम लोग बात करते हैं चाइना, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल एंड लेह लद्दाख के बॉर्डर शेयर होता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं भूटान, तो भूटान के साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। नेपाल के साथ बात करते हैं तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। अगर हम लोग बात करते हैं, चाइना हम देख चुके हैं। पाकिस्तान की बात करें, सॉरी, सबसे पहले अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ हमारा लेह लद्दाख। पाकिस्तान के साथ बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, ऊपर की तरफ लेह लद्दाख, नीचे पंजाब, देन राजस्थान एंड देन गुजरात। अगर हम लोग आज के टाइम पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हमारे सामने पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर के साथ ही जुड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ से जुड़ी हुई है। म्यांमार के साथ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी हद तक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बट म्यांमार के साथ हमारा एक ओपन बॉर्डर है। उस ओपन बॉर्डर की वजह से क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स कई बार भारत में एक्शंस करने के बाद कहाँ चले जाते हैं, म्यांमार चले जाते हैं। एक्शंस का मतलब क्रिमिनल जो एक्शंस होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, पॉजिटिव एक्शन नहीं, नेगेटिव एक्शंस जो होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अभी जैसे रिसेंटली आप लोगों ने मणिपुर वाला इंसिडेंट देखा, तो मणिपुर में जो कुकी लोग हैं उनको इतने जो एडवांस वेपन्स होते हैं वो कहाँ से मिली,
एक्चुअल में म्यांमार बॉर्डर से उनको क्या किए गए थे, सप्लाई किए गए थे। अब देखा जाए तो म्यांमार के पास भी कहां से आए, तो चाइना से आए, बट चाइना डायरेक्टली नहीं कर रही है काम, कहां से कर रहा है, म्यांमार के थ्रू कर रहा है। कहां से कर रहा है, म्यांमार के थ्रू कर रहा है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे लिए क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, हमारे लिए शील्ड की तरह से खड़ी हुई हैं। पर कहीं ना कहीं ये शील्ड कुछ कुछ जगह पर क्या है, हमारी कमजोर है, तो वो भी हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बीएसएफ के बारे में बात करते हैं। बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर को क्या कर रही है, यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। ठीक है, वहां से होने वाली जो समस्याएं होती हैं उनको क्या समाप्त करने का काम कहीं ना कहीं बीएसएफ करती है। और हमको ये भी बात माननी पड़ेगी कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस यहाँ पे कमजोर है, कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो हमारा सर्वेलेंस भी यहाँ पर कमजोर है। फिर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, चाइना बॉर्डर। तो चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी और साथ ही साथ इंडियन आर्मी क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। क्यों, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन डाल देती है कि हमको अपनी खुद की जो आर्मी है उसको क्या करना पड़ता है, बॉर्डर्स के साथ एंगेज करना पड़ता है। जबकि आर्मी का काम केवल तभी होता है जब युद्ध की स्थिति हो जाए। पर चाइना जिस तरह के एक्शंस लेता है उसकी वजह से हमको लगातार आर्मी को क्या करना पड़ता है, फ्रंट पर यूज करना पड़ता है चाइना बॉर्डर के साथ। बाकी कहीं पर भी इंडियन आर्मी डायरेक्टली काम नहीं करती। फिर बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ भी अगेन बीएसएफ क्या करती है, एक्टिवली एक्शंस में रहती है। ठीक है, ये वाला जो बॉर्डर है हमारा रेड क्लिफ लाइन है, चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, ये आप लोगों को पता ही है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। अगर नेपाल के साथ बात करते हैं तो नेपाल के साथ हमारी एसएसबी है जो कि लगी हुई है। स्टेट्स में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, तो स्टेट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं असम राइफल, तो वो म्यांमार के साथ जुड़ी हुई है। एंड एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ये हमारी भूटान के बॉर्डर्स के साथ जुड़ी हुई है। नेपाल भूटान काफ़ी पीसफुल बॉर्डर्स है और लगभग लगभग ओपन बॉर्डर्स की कंडीशन है। ठीक, तो वहाँ पे आप इजीली आ जा सकते हो। भूटान के साथ बहुत ज़्यादा इलीगल या स्मगलिंग जैसी कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलती। नेपाल के साथ थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, और वो ज़्यादातर जो होती है वो ज़्यादातर क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है वो देखने को मिलेगी, या फिर कई बार हमें नशे के जो पदार्थ होते हैं, नारकोटिक जो चीज़ें होती हैं उनकी स्मगलिंग देखने को मिलेगी, पर ये उतने बड़े स्तर पर नहीं होती। ठीक, अब देखो ये चीज़ें जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर की बात करें, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की बात करें, तो रिसेंटली न्यूज़ में कौन कौन से एक्शंस हुए उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आप लोग जब इन चीज़ों को लिखो या इन चीज़ों को एड्रेस करो तो ये पता चले कि आप करंट अफेयर से कितना ज़्यादा जुड़े हुए हो। जैसे अभी रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार में एक बहुत बड़ी जो खेप थी तस्करी की या फिर नार्कोटिक ड्रग्स की, उसको पकड़ा था हम लोगों ने, अराउंड मोर देन 5500 करोड़ रुपीज़ के आसपास की। फिर रिसेंटली सेम ऐसे ही दिल्ली में पकड़ा था हम लोगों ने एक बहुत बड़ी नार्कोटिक ड्रग्स के पार्ट को। सेम अडानी पोर्ट में भी कुछ टाइम पहले पकड़ा गया था। अब ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं, हम लोग इस तरीके से के एक्शंस ले रहे हैं। पर सोचिए कि अगर यही ड्रग्स, यही चीज़ें अगर मान लो सोसाइटी में पहुंचती तो कितना ज़्यादा सोसाइटी को डिस्टर्ब करने का काम कर सकती थी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो सीएपीएफ की या फिर किसी भी पर्टिकुलर डिफेंस के एग्जाम की, तो आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पता होना ज़रूरी है। फाइनली बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग किस तरीके की होती है। आर्म्स की होती है, हथियारों की होती है, जितने भी हमारे अस्त्र एंड शस्त्र होते हैं, और ये ज्यादातर किसके हाथ में जाते हैं, ज्यादातर अगर हम लोग बोलेंगे तो ये किसके हाथ में जाते हैं, जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं उनके हाथ में जाते हैं और टेररिस्ट के हाथ में जाते हैं। तो आपसे कोई भी पूछे इंसर्जेंट एंड टेररिस्ट ग्रुप, उनके पास जाते हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं, आम जन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, देश की सोवर्जिनिटी के लिए क्या करते हैं, खतरा बनने का काम करते हैं। फिर आता है ड्रग्स ट्रैफिकिंग भी सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ बताने जैसा नहीं है। जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलीगल हैं, ठीक है, नार्कोटिकली मतलब आम जनता में इस तरह से नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। ऐसी चीज़ों को जब आप लोग क्या करते हो, इलीगली लोगों तक पहुंचाते हो, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करती है। और सीधा सा इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे सामने, नशीले पदार्थ कौन से रीजन में, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा पंजाब बॉर्डर। कौन सा, पंजाब बॉर्डर एंड जेएनके। जेएनके के यूथ को उसी नशे में डालकर क्या आप कुछ भी करवा लो,
तो उस तरह की समस्या पैदा हो जाती है। तो ये भी एक जरूरी है कि नशे की लत इतनी ज्यादा डाल दी जाती है लोगों में कि फिर उनको सही और गलत की समझ खत्म हो जाती है। फिर बात करते हैं हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके बारे में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, तो यार ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हमको नेपाल एंड बांग्लादेश बॉर्डर में देखने को मिलती है। कहाँ, नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर में देखने को मिलती है। अब जो महिलाएं हैं उनसे वैश्यावृत्ति करवाई जा रही है, जो बच्चे हैं उनको बेच दिया गया, ठीक है, उनसे क्या करवाया जा रहा है, जानबूझ के काम करवाया जा रहा है, इस तरह की चीजें हो रही है। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ इकोनॉमिकल स्मगलिंग, ये आज के टाइम पर वन ऑफ द डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स में से एक है। क्यों है भाई? इलीगली भारत में अगर किसी भी तरह की करेंसी आ रही है, भारत में किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से गोल्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था, उसको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। उसको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाने का काम कर। और सबसे बड़ी बात भाई, ये जो इलीगली करेंसी आ रही है, इससे भारत सरकार को किसी तरह का टैक्स नहीं मिला। जो गोल्ड आ रहा है, इससे किसी तरह का टैक्स नहीं मिला। तो इससे कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए तो इंडिया को टैक्स में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। किसमें नुकसान हो रहा है, टैक्स में। आपको अचानक से गोल्ड मिल जाए, कोई बांग्लादेश से लाकर आपको गोल्ड दे दे 10-20 हजार रुपए में, आपको पता चला अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो 50 ग्राम गोल्ड मुझे 50,000 रुपए में मिल गया, ये तो बहुत बढ़िया है, इसके लिए तो मुझे इंडिया में 3-4 लाख रुपए खर्च करने पड़ते। लगता ना, फील होता ना यार, ये तो सच में बहुत बड़ा खर्चा हो जाता। अच्छा यार मुझे मिल गया, आपको तो मिल गया, पर ये सोचो देश में सरकार को कितना नुकसान हुआ, देश को कितना नुकसान हुआ, देश को तो बहुत ज्यादा हैवी नुकसान हुआ इससे भाई। फिर बात करते हैं इन्वायरमेंटल क्राइम। इन्वायरमेंटल क्राइम की बात करते हैं तो यहां पर क्या आएगा भाई, किस तरीके से। अब इसका सीधा सा एग्जांपल है क्या, अभी आप लोगों ने मूवी देखी होगी, कौन सी, पुष्पाराज। तो पुष्पाराज जो मूवी देखी तुमने, उसमें क्या हो रहा है, चंदन की जो लकड़ी है उसकी स्मगलिंग की बात हो रही है ना, चंदन की जो लकड़ी है उसकी स्मगलिंग की बात हो रही है। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है भाई। इससे भी तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हमको नुकसान हो रहा है। और सिर्फ इन्वायरमेंटल यहां पर नहीं है, इसके अलावा एनिमल्स, और बांग्लादेश बॉर्डर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो काऊ, कहां पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर, कहां पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर गायों की स्मगलिंग हद से ज्यादा हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है इन्वायरमेंटल क्राइम की, ये क्यों है, ये इसी वजह से तो है। ये सब किसकी वजह से, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग। खैर बात करते हैं आखिर नेशनल सिक्योरिटी पर इसका किस तरह से असर पड़ रहा है, हमारी जो सुरक्षा है उस पर किस तरह से असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की, तो भाई नो डाउट हमारे जो रेवेन्यू है, हमारे जो टैक्सेस हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। सपोर्ट द टेररिज्म, नो डाउट इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, जो इंसर्जेंट ग्रुप होते हैं, वो और ज्यादा क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि उनके लिए तो ये क्या है, एज अ फ्यूल काम कर रही है ये सब चीजें। उनको तो चाहिए इस तरीके का पैसा, उनको तो चाहिए इस तरीके के हथियार, जिससे वो क्या करेंगे, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी चीज, हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी के चैलेंजेस है वो और ज्यादा क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और हमको ये भी एहसास दिलाते हैं कि भाई हमारा सर्वेलेंस कितना ज्यादा पुअर है। साथ ही साथ हमारी पॉलिसीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, पॉलिसीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोशल स्टेबिलिटी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। भाई सीधी सी बात है, जो ड्रग्स में डूबा हुआ आदमी है, उसे नहीं पता कि उसके सामने कौन व्यक्ति खड़ा है, उसको नहीं पता कि उसके सामने उसकी बहन खड़ी है, उसकी माता जी खड़ी है, उसकी वाइफ खड़ी है, या फिर उसकी बेटी खड़ी है। नशे में डूबे आदमी को ये सब नहीं दिखाई देगा। बात समझ में, नशे में डूबे आदमी को नहीं दिखाई देता कि उसने जो हाथ में चीज पकड़ी है वो चाकू है, बंदूक है, या फिर फूल है। बात समझ में आई। तो कहीं ना कहीं वो नशे में डूबा हुआ आदमी क्या है, देश के लिए, समाज के लिए क्या एक खतरा बन जाता है। और नो डाउट इससे जो हेल्थ क्राइसिस पैदा हो रहा है वो तो हो ही रहा है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पंजाब वाले रीजन में, है ना। फिर बात करते हैं क्या, गवर्नेंस की। अब इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर फेलियर होते हैं।
लॉ एंड ऑर्डर फेलियर होता है, उसमें लगातार एरर आते रहते हैं, करप्शन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पब्लिक का ट्रस्ट कहीं ना कहीं वीकन होता है। और सोचो इतना ज्यादा वीक हो जाता है पब्लिक का ट्रस्ट कि गवर्नमेंट में आज के टाइम पर ये वोट के लिए रीजन बन गया है। आज के टाइम पर सरकारें इसके नाम पर क्या मांगती हैं, वोट मांगती हैं। आज के टाइम पर इसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। ठीक, खैर आगे बात करते हैं, आखिर इसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए, किस तरीके से इससे बाहर निकला जाए, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जाए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, हमको अपने बॉर्डर का जो सर्वेलेंस है उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इस बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए चाहे हमें बेहतर लाइट सिस्टम यूज करना पड़े, लाइट के साथ साथ हमको चाहे तो बेहतर क्वालिटी के कैमरास यूज करने पड़े, या फिर हमें ड्रोन्स यूज करने पड़े। इन सब चीजों का यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि हम लोग अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके। सर्वेलेंस बेहतर बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्वेलेंस रखना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमको इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी पड़ेगी। अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में तो करना ही पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ हमको इंटरनेशनल लेवल पर भी कॉपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अब आज के टाइम पर हमको पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमको सपोर्ट के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा, पर जिन देशों से हमको सपोर्ट मिल सकता है कि एटलीस्ट हम लोग उनके साथ तो बेहतर करें, उनके साथ तो अपने कॉपरेशन को बेहतर बनाएं। हमारे साथ भूटान है, नेपाल है, ठीक है, एक तरफ म्यांमार है। एटलीस्ट जब इनके साथ हमारे इतने सारे डिस्कशन हो रहे हैं, चाइना के साथ हमारा इतना डिस्कशन हो रहा है, चाइना आज के टाइम पर अप्रैल 2020 वाली कंडीशन में वापस जाने को तैयार है, तो क्यों ना हम लोग उनसे ये भी बोलें कि भाई आपके यहां से किसी भी तरह का इलीगल स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए। कर सकते हैं ना हम लोग ये सब बातें। तो जब सरकार इतनी पावरफुल है तो उनको इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, इंपावरिंग द बॉर्डर कम्युनिटीज। भाई जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, सीमाओं के आसपास रहने वाले लोग हैं, उन कम्युनिटीज के साथ हमको क्या करना चाहिए, अपने रिलेशंस बेहतर बनाने चाहिए। क्या हमें अपने रिलेशंस बेहतर बनाने चाहिए। यहां पे केवल दो ही पॉइंट लिखे हैं, एक एजुकेशन और एक एम्प्लॉयमेंट, कि उनको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। नो डाउट, बिल्कुल दिया जाए। इसके साथ साथ उन्हें डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके बेनिफिट मिलने चाहिए। किसके, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके बेनिफिट दो उनको, है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट लगेंगे, मिलेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ यार, हम लोगों के ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, हमको गवर्नमेंट के लिए एक्टिवली क्या करना है, काम करना चाहिए। बात समझ में आई। अगर इस तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे, उन कम्युनिटीज के साथ बेहतर रिलेशन बनाएंगे, तो 100% है वो लोग भी हमें क्या करेंगे, इंटेलिजेंस ला कर देंगे। और अगर रिलेशन अच्छा होगा तो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हमारे साथ वो अपने आप की शेयर करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ और क्या बात होती है यहाँ पर, रिफॉर्म द लीगल फ्रेमवर्क। भाई हमें एक लीगल फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इन समस्याओं से जुड़ा हुआ जो करप्शन है, नो डाउट ऐसी जो एजेंसीज होती हैं, उन एजेंसीज में कहीं ना कहीं लूप होल्स लोग ढूंढ लेते हैं। उन लूप होल्स को, उन मोल्स को हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा। जो करप्शन फैला हुआ है स्मगलिंग को लेकर, उसको भी क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको पूरी तरह से खत्म करना होगा। एक इस तरीके का स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क बनाना होगा कि इंडिया में कोई भी पर्सन इलीगली आने से पहले 10 बार सोचे। क्या करे, 10 बार सोचे। फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आता है कंक्लूजन। आखिर आप कंक्लूजन में क्या बोलोगे, या फिर कंक्लूजन में क्या लिखोगे। अगर आप सीपीएफ की एग्जाम दे रहे हो तो आप क्या क्या लिखोगे कंक्लूजन में। भाई बहुत सीधी सी बात है, जब कंक्लूजन को लेकर बात होगी तो कंक्लूजन में आप बताओगे कि हम लोग ये मानते हैं कि स्मगलिंग, देखो सीधी सी बात है, कोई भी ऐसे अगर लिखा जा रहा है तो उस ऐसे की एक खास, सबसे बड़ी जो खास बात या इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि उस ऐसे को आपने सारी समस्याओं को बता दिया, उसके पीछे क्या रीजन थे वो बता दिए। अब उसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, तो आपको सॉल्यूशंस भी बताने पड़ेंगे। सॉल्यूशंस क्या है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ये बताना होगा कि भाई ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये नो डाउट एक बहुत बड़ा क्या क्राइम का कारण बन रही है, और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। हम लोग अपने देश में अगर पीस, प्रोस्पेरिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज से दो चार होना पड़ेगा, इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं जो इस टेररिज्म हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल टेररिज्म एक तरह से बोला जाए, फाइनेंशियल जो टेररिज्म हो रहा है, ठीक है, जो पैसा आ रहा है टेररिस्ट इन सब के पास, या जो भी इस तरह से पैसा आ रहा है देश में इलीगल तरीके से, उसको कहीं ना कहीं क्या रोकना पड़ेगा। ठीक है,
हमें अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा सेटबैक की तरह से काम करेगा। ठीक है, हमें जो अपनी गवर्नेंस है उसको भी क्या करना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर गवर्नेंस बेहतर होगी तभी वो क्या कर पाएगी, बेहतर एक्शंस ले पाएगी। ठीक, इस इशू को एड्रेस करते हुए हमको ये बताना पड़ेगा कि आखिर हमें किस तरह की अप्रोच रखनी है। हमको एक तरह से देखा जाए तो 360 डिग्री पर सोचना होगा। हमको हर एक देश के साथ, हर एक कंट्री के साथ, अपने हर एक पड़ोसी के साथ, किसके साथ, पड़ोसी के साथ क्या करनी पड़ेगी, नजर रखनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, अगर आप घर में अकेले रह रहे हो तो आपके मम्मी पापा पड़ोस वाले अंकल आंटी को बोल कर जाते हैं, भाई हम लोग जरा कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, लड़का घर में अकेला, ध्यान रखना, बोल के जाते हैं ना। तो पड़ोसी पूछते रहते हैं, भाई खाना वाना खाया, चाय वाय पी, कोई दिक्कत तो नहीं, रात को नींद आ गई थी, डर तो नहीं लगा, पूछते हैं ना आपसे, पूछते हैं ना। क्यों पूछ रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। तो सेम वो चीज हमको भी अपने पड़ोसियों के साथ क्या करना पड़ेगा, बेहतर रिलेशन बिल्ड करने पड़ेंगे, उनके साथ बात करनी पड़ेगी, इन इश्यूज को लेकर स्पेशली क्या करना पड़ेगा, उनके सामने हमको अपनी डिमांड्स को रखना होगा स्ट्रांगली। साथ ही साथ हमको टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी लेनी पड़ेगी, उसका हेल्प लेनी पड़ेगी, ताकि हम लोग और ज्यादा सर्वेलेंस को क्या कर सकें, बेहतर बना सकें। क्या बना सकें, बेहतर बना सकें। हमें इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। ये खैर मैंने आपको बात ऊपर ही बताई, 360 डिग्री अप्रोच, मल्टीफैक्टेटेड अप्रोच, वो यही चीज है। सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, ताकि हमारा देश और ज़्यादा समृद्ध हो सके और ज़्यादा बेहतर हो सके। ठीक है, इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हमें अपने देश के नागरिकों को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा। उनके अंदर ये सोच विकसित करनी पड़ेगी कि भाई बाहर से आया हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं आप ही के देश में रहते हुए आप ही से क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट को छीन रहा है। क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट को छीन रहा है। बात समझ में आई। तो एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा हमको, सिक्योर बॉर्डर चाहिए होगा, प्रोटेक्टेड द सोवरेनिटी करनी होगा हमको, मतलब देश की जो संप्रभुता है उसको बचाना होगा। ठीक है, प्रमोट द स्टेबिलिटी ऑन अ ग्लोबल ऑर्डर, सभी देशों में एक जैसा व्यवहार होगा तभी क्या कर पाएंगे हम लोग, ग्लोबल ऑर्डर्स को और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, मतलब ग्लोबली हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये था आपका टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिलहाल मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।